दोस्तों, अंग्रेजी जबान के कुछ लफ्ज मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। आई रिपीट, न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। ये एक लंग डिजीज का नाम है। इसी तरह ऑब्सेशन मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हैं तो बहुत ही सिंपल, लेकिन मुझे बहुत परेशान करते हैं। इनमें से एक लफ्ज ऐसा है जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि साइकोलॉजिस्ट को, फिलोसोफर्स को और साइंटिस्ट को सदियों से बहुत परेशान किया हुआ है तो लफ्ज बहुत ही सादा, लेकिन इसकी गहराई समंदरों से भी गहरी है। ये लफ्ज है कॉन्शियसनेस, यानी कि शऊर। फलसफा ले लें, मजहब ले लें या इंसान के इस कायनात के साथ ताल्लुक को ले लें, इस लफ्ज कॉन्शियसनेस ने स्कॉलर्स को बहुत इरिटेट किया। इस लफ्ज कॉन्शियसनेस के साथ जंग के दौरान कुछ बहुत ही बिजार और रिमार्केबल तरीन आइडियाज को भी प्रपोज किया गया है। मसलन कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये जो हमारा शऊर है, जिसके जरिए हम लोग दुनिया को देखते हैं, वो एक मैजिकल चीज है। ये कॉन्शियसनेस एक इल्यूजन है, एक धोखा है। और जब इस धोखे के लेंस के जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता तो है कि फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, मादी दुनिया मौजूद है, लेकिन दरअसल ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। ये दुनिया इन रियलिटी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ हमारे जहन, हमारे शऊर की पैदावार है। आज जरा इस कॉन्शियसनेस के अजीबोगरीब फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे, और इसको समझने में सबसे पहले हमारा साथ देंगे द ग्रेट फिलोसोफर रेने डेकार्ट। डेकार्ट साहब ने कहा था कि इंसान का माइंड और उसकी बॉडी दो अलग अलग एंटिटीज हैं। माइंड अलग काम करता है और बॉडी अलग। इसको डुअलिज्म कहा जाता है। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें तो हमें ऐसा फील नहीं होता। लिहाजा माइंड और बॉडी का आखिर तालमेल बनता कैसे है? डेकार्ट ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड, और ये पीनियल ग्लैंड ही है जो हमारे माइंड और बॉडी के दरमियान कनेक्शन को बनाता है। लिहाजा जो सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ये पीनियल ग्लैंड ही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, न्यूरो साइंस ने तरक्की की, साइंसदानों और साइकोलॉजिस्ट को यह पता लगना शुरू हुआ कि ये जो पीनियल ग्लैंड वाली बात है ना, ये गलत है। समझ में ये आने लगा कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा शऊर किसी एक ग्लैंड में कैद नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे ब्रेन में फैला हुआ है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, फील करते हैं, किसी आवाज को सुनते हैं, किसी इमोशन को फील करते हैं, या कोई बात हमें याद आ जाती है, ऐसे सब प्रोसेसेस के लिए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा देयर इज नो सिंगल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन दोस्तों, हमारे शऊर को लेकर यह बात भी साइंटिफिक लेवल पर ज्यादा दुरुस्त नहीं थी। लिहाजा साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने हमारे जहन की मशीनरी को लेकर मजीद मॉडल्स बनाने शुरू किए। इन्हीं मेंटल मॉडल्स में से एक बिजार, आउटरेजियस, अद्भुत और पुरसरार किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसे कार्टेशियन थिएटर कहा जाता है। कार्टेशियन थिएटर एक मॉडर्न मिथ है जो हमारी कॉन्शियसनेस को लेकर एक अलग किस्म की ही अंडरस्टैंडिंग देता है। इस टर्म को पॉपुलराइज किया था एक मशहूर फिलोसोफर और कॉग्निटिव साइंटिस्ट डैनियल डेनेट ने अपनी किताब कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड में। कार्टेशियन थिएटर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके जहन के किसी कोने में रियलिटी का एक थिएटर चल रहा है। एक स्क्रीन है, एक स्टेज है जिस पर हर वो चीज नजर आ रही है जो आप इस दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी कंप्लीट नहीं है। इस थिएटर के अंदर एक छोटी सी चेयर पर एक छोटा सा शख्स बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा है, इस सारे डेटा को प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद डिसीजंस ले रहा है। जानते हैं वो शख्स कौन है? वो शख्स है आप। यहीं से दोस्तों कार्टेशियन मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट निकलता है, जो ये कहता है कि हमारे जहन के अंदर एक ऐसी बाउंड्री लाइन मौजूद है जिस पर सारे डेटा की अराइवल होती है, और इसी पॉइंट के ऊपर वो डेटा प्रेजेंट होता है। इसी पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी प्रेजेंट होता है वही हमारा एक्सपीरियंस बनता है, वही हमारी कॉन्शियसनेस होती है।
कार्टेशियन थिएटर का ये आइडिया सुनने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, इंसान बड़ा इंटिमिडेट होता है इससे। बट व्हाट इफ दिस आइडिया इज रॉन्ग? डैनियल डेनेट के मुताबिक कॉन्शियसनेस को समझने के लिए कार्टेशियन थिएटर का ये आइडिया सही नहीं है। उनका कहना है कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई एक ऐसी सिंगुलर चीज नहीं है, कोई एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां पर कॉन्शियसनेस कन्वर्ज होती है। डेनेट के मुताबिक हमारा एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसी एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे ब्रेन में फैला हुआ है। डैनियल डेनेट ने कार्टेशियन थिएटर के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करके कॉन्शियसनेस को लेकर नए दरवाजे खोले। उसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, वो कोई एक सिंगुलर एंटिटी नहीं है, बल्कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैरेलल प्रोसेसेस चलते हैं। यहीं से दोस्तों इंसानी शऊर को लेकर एक और कॉन्सेप्ट हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगा, जिसका नाम है मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल। मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल थ्योरी के मुताबिक हमारा जो शऊर है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, केओटिक और कंपीटिंग रियलिटीज की इंटरप्रिटेशन के बाद वजूद में आता है। हो गई ना बहुत ही भारी और कंफ्यूजिंग बात, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बुक बड़ी है ना, आपको सब बातें आसान जबान में समझा देगा। अपने जहन में जरा न्यूज रूम का मंजर लाएं, कैसा एक केओस मचा होता है। रिपोर्टर्स इधर से उधर भाग रहे होते हैं, एडिटर्स अलग अलग स्टोरीज पर काम कर रहे होते हैं। उस वक्त किसी भी स्टोरी का कोई भी अथॉरिटेटिव वर्जन नहीं होता until it goes to the print। अब हमारा दिमाग भी एक न्यूज रूम की तरह ही होता है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को पैरेलल चलाता है और एक एक्सपीरियंस के मल्टीपल ड्राफ्ट्स क्रिएट करता है। ये ड्राफ्ट्स हमारे जहन के अंदर एक बड़े ही डिसऑर्डर्ड तरीके से मौजूद होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बिल आखिर इनमें से जो एक्सपीरियंस जीत जाता है वो ही हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा शऊर बन जाता है। सुनने में एक बड़ा ही डिटेल्ड प्रोसेस लगता है, बट इट हैपेंस एट लाइटनिंग स्पीड। इसी वजह से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, वो बहुत ही यूनिफाइड और सीमलेस होता है। दोस्तों, कॉन्शियसनेस को लेकर 19वीं और 20वीं सदी में बहुत काम हुआ। साइंसदानों ने इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कॉन्शियसनेस क्रिएट कैसे होती है। उन्होंने हमारे जहन में उन एरियाज का तो पता लगा दिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, स्पीच और मेमोरी, लेकिन हमारे शऊर को समझने में वो फिर भी नाकाम रहे। इस पजल को कहा जाता है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ सवाल उठाता है। मसलन हमारा जो फिजिकल ब्रेन है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, साइनेप्सेस हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैसे क्रिएट करता है? क्यों हमारे जहन के अंदर एक इनर लाइफ मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि अभी अपनी आंखें बंद करें और बिल्कुल अपना फोकस उस बात पर लगाएं जो मैं आपसे कहने वाला हूं। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक येलो यानी पीले रंग का लेमन यानी कि लीमू मौजूद है। उसको आपने छुरी से काटा है और अब उस लेमन को आपने अपनी जुबान पर लगाया है। बहुत से लोगों को इस इमेजिनेशन के अंदर भी लेमन का वो जो खट्टा सा फ्लेवर होता है वो फील हुआ होगा। सवाल ये है कि हमारा ब्रेन आखिर हमारे इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैसे क्रिएट करता है? यही दोस्तों हार्ट प्रॉब्लम का एसेंस है। जब इस प्रॉब्लम ने साइंसदानों को बहुत परेशान करना शुरू किया ना, तो लोगों ने मजहब का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस मेटाफिजिकल है, ये माबादुल तिब्बियात का हिस्सा है, ये इंसान के समझ से बाहर की चीज है और इसको खुदा ने क्रिएट किया है। लेकिन दोस्तों, साइंस और फलसफा जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, उसको छोड़ता नहीं है। डैनियल डेनेट का कहना था कि हार्ट प्रॉब्लम का जो आर्गुमेंट है ना, वो है ही मिसगाइडेड और फ्लॉड। उसने कहा कि जब आपने एक दफा कॉन्शियसनेस के सारे एस्पेक्ट्स को बयान कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपने ये बता दिया कि आपका ब्रेन किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है और किस तरीके से एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट करता है, उसके बाद किसी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेनेट ने कॉन्शियसनेस को एक मैजिक ट्रिक से रिलेट किया, जिसमें एक जादूगर अपनी हाथ की सफाई के जरिए हमें एक इल्यूजन देता है कि उसने वाकई में वो मैजिक ट्रिक परफॉर्म की है। हमारा ब्रेन भी हमारे एक्सपीरियंस को लेकर कुछ ऐसी ही मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है, जो लगता तो हमें जादू ही है, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर मेथड मौजूद है। डैनियल डेनेट ने अपने आर्गुमेंट के जरिए रिसर्चर्स को इंकरेज किया कि वो जहन के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें, rather than focusing on the subjective experience।
और यहीं पर उसने जबान यानी लैंग्वेज और कॉन्शियसनेस के तालमेल को भी डिस्कस किया। अमेजिंगली जो जबान हम लोग बोलते हैं यानी कि हमारी लैंग्वेज, इसका भी हमारी कॉन्शियसनेस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इस बात को समझने के लिए आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इमेजिन करें कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर वर्ड्स यानी कि अल्फाज नहीं है। ऐसी दुनिया में अल्फाज के बिना आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कैसे समझेंगे? आप अपनी जिंदगी को प्लान कैसे करेंगे? वर्ड्स के बगैर अपनी जिंदगी को इंप्रूव कैसे करेंगे? और पास से सीखकर अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करेंगे? हमारी जबान का हमारे शऊर से एक और बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इस जबान के जरिए ही हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? लैंग्वेज का आखिर हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारे शऊर से क्या ताल्लुक है? इस बात को समझाने के लिए मुझे आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाना होगा जिसको कहा जाता है जॉयसन मशीन। ये जॉयसन मशीन दरअसल कोई फिजिकल मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन के अंदर एक नेचुरल सॉफ्टवेयर है जिसका ताल्लुक हमारी लैंग्वेज, हमारी जबान से है। इसका नाम पड़ा दरअसल जेम्स जॉयस से, जो एक कमाल का राइटर था जिसकी वजह शोहरत थी एक यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसे कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक बड़ा ही जबरदस्त स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें जो राइटर होता है ना, वो अपने कैरेक्टर यानी किरदार के दिमाग के अंदर जो भी एहसासात, जो भी थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन्हें एक के बाद एक बयान करता चला जाता है, जिसकी वजह से महसूस ये होता है कि आप उस किरदार के दिमाग के अंदर पहुंच चुके और आप उसकी सोच को पढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है ना, ये आपको अक्सर बेरब्त लगता है। इसके अंदर कोहेरेंस फील नहीं होती, आपको चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होती हैं, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि आपको उस कैरेक्टर के ज़हन के अंदर जो भी चल रहा है उसको दिखा दिया जाए। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं, उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बैकग्राउंड ये है कि बाहर बारिश हो रही है और मैं घर से बाहर जा रहा हूं। अब मैं इस बात को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में कैसे बयान करूंगा? मुझे घर से पहले निकलना चाहिए था, लेकिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश, और मुझे गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है किसी को भी पसंद नहीं होगा। मैं छतरी क्यों नहीं लाया, वो सुर्ख वाली जो मैंने खो दी थी, या शायद वो टूट गई थी, शायद दोनों बातें। यकीन नहीं आता कि मैं इतना थका हुआ हूं और मीटिंग भी जल्द है, बहुत जल्द। कॉफी भी पूरी नहीं पी, शायद इसीलिए मुझे बाद में स्टोर पर भी जाना है। क्या मैंने दूध खत्म किया था, या क्या वो दूध की बजाय दलिया था? नहीं, वो रोटी थी, मैं रोटी खरीदना भूल गया था और अब मैं फिर लेट हो गया हूं। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? हर बार मैं कोशिश करता हूं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। अब दोस्तों महसूस ऐसा होता है कि ये शख्स किसी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का शिकार है। लेकिन दोस्तों ये एक कमाल स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिससे आप कैरेक्टर के असल एहसासात को समझ सकते हैं। दोस्तों ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि आपने लफ्जों की ताकत देखी है, द पावर ऑफ लैंग्वेज। डैनियल डेनेट का कहना था कि ये जो हमारे अंदर का इंटरनल नैरेटिव है ना, यही हमारी कॉन्शियसनेस है, और हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ है यानी कि हमारी जो खुदी है, वो इसी इंटरनल नैरेटिव से क्रिएट होती है। लिहाजा दोस्तों नतीजा ये निकला कि हमारा जो शऊर है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो दरअसल हमारे कल्चरल और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट से क्रिएट होता है। यही वजह है कि जानवरों के अंदर उस लेवल की कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं होती, क्योंकि उनके पास जबान मौजूद नहीं है। डैनियल डेनेट का ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। उसने लैंग्वेज को कॉन्शियसनेस के सेंटर में बिठा दिया और इसी के जरिए उसने न्यूरो साइंस और कल्चरल स्टडीज के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट किया। उसने अपनी रिसर्च से दोस्तों ये साबित किया कि हमारा जो शऊर है वो सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल फायरिंग्स होती हैं उनका प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजी, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब दोस्तों हम लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने के इस लंबे सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब शायद मैं आपसे सबसे गहरी बातें करने वाला हूं। जरा ये सोचें कि आपने अपनी जिंदगी में आखिरी दफा एक बड़ा मेजर डिसीजन कब लिया था।
वो डिसीजन आपकी पढ़ाई का हो सकता है, आपकी शादी का हो सकता है, आपके इस मुल्क से बाहर जाने का हो सकता है। उस डिसीजन को लेते हुए क्या आपको यह फील हो रहा था कि यू आर इन कंट्रोल और आपके पास फ्री विल मौजूद है? अगर आपको वाकई लगता है कि इन सब फैसलों के अंदर आपकी भरपूर मर्जी शामिल थी, यू एक्टेड विद फ्री विल, तो इसके बारे में दोबारा सोचें। डैनियल डेनेट कहता है कि हमें फील तो होता है कि हम लोग फ्री हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। हम जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो दरअसल उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपीटिंग ड्राफ्ट्स का नतीजा होते हैं जिनकी जंग हमारे जहन में चलती है, और उनमें से जो ड्राफ्ट जीत जाता है वही हमारा डिसीजन बन जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो रियल नहीं है। बताने का मकसद ये है कि हमारे जहन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो बड़ा ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है। महसूस तो हमें यह होता है कि हमने एक यूनिफाइड डिसीजन लिया है, लेकिन उसके पीछे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होती हैं जिनके बारे में शायद हमें मालूमात ही ना हो। डेनेट हमारी आइडेंटिटी, हमारी सेल्फहुड, हमारी खुदी को लेकर भी एक अजीबोगरीब आइडिया देता है। वो कहता है कि हमारी सेल्फ दरअसल हमारे ब्रेन का घड़ा हुआ एक अफसाना है। जैसे जैसे हमारा जहन हमारी मेमोरीज को, हमारे एक्सपीरियंसेस को कोलेट करता है, जमा करता है, वैसे वैसे ही साइड बाय साइड वो हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करता रहता है। लिहाजा पूरी उम्र हमारी सेल्फ, हमारी आइडेंटिटी तख्लीक होती रहती है। हमें फील तो होता है कि हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी स्टैटिक है, वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इट्स इन कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। ये फ्लूइड है और ये सारी उम्र बनती रहती है। इन आइडियाज की दोस्तों बहुत ही मेजर सोशल और एथिकल इंप्लीकेशंस हैं। अगर सब कुछ जो हम जिंदगी में करते हैं वो हमारे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का नतीजा है, तो फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंसान की या उसके अनकंट्रोलेबल जहन की? इंसानी शऊर को समझने के इस बिजार सफर को हम लोग फ्यूचर में जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट जरूर करना है, उनको समझने की कोशिश जरूर करनी है। काफी डीप बातें हैं, इनके बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।